हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किशोरावस्था के अर्थ और उसके बारे में जो प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं और उसके जो विभिन्न उपनाम हैं, जो अन्य नाम से किशोरावस्था को जाना जाता है, उसके बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम लोग किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। और जो विशेषताएं हम 15-20 पॉइंट में डिस्कस करेंगे आपसे। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न हैं अधिकांशतः इन्हीं बिंदुओं से पूछे जाते हैं, तो आपको इन बिंदुओं को दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। और अगर टर्म्स आपने दिमाग में बैठा लिए हैं तो इनसे संबंधित किशोरावस्था की विशेषताओं के से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपके सही हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें, इस पर अपने कमेंट्स भी दें और अन्य छात्रों से शेयर भी करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भाई। और आप लोगों को पता है मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं अकेले में बना रहा हूँ, मेरे सामने कोई छात्र मौजूद नहीं है। तो क्लास में कक्षा में पढ़ाना और अकेले पढ़ाना, दीवार को पढ़ाना, खुली हवा में अकेले बैठ के कोई सामने नहीं हो तब पढ़ाना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। और ये मेरी शुरुआत है, जस्ट बिगनिंग है। तो आप हमारा सहयोग करेंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, कमेंट के रूप में, लाइक के रूप में, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मैं अच्छे मनोबल के साथ अपनी क्षमता के अनुसार आपके साथ और ज़्यादा मेहनत कर सकूं और आपको आपके सिलेक्शन में अपनी क्षमता अनुसार अपना योगदान दे सकूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। देखो, किशोरावस्था में जो सबसे पहली विशेषता होती है कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, यानी रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट होता है। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट तीव्र होता है। देखो, शैशवावस्था में सबसे तेज़ होता है, बाल्यावस्था में कुछ गति मंद हो जाती है और एक बार फिर से जो गति फिजिकल डेवलपमेंट की गति होती है, शारीरिक विकास की जो गति होती है, वो फिर से एक बार काफ़ी तेज़ हो जाती है। बहुत बार आपने देखा होगा बाल्यावस्था में बालक की गति कुछ मंद सी दिखाई देती है। बालक का शारीरिक विकास होता बहुत बार 2-4 साल के लिए दिखता नहीं है, शांत दिखता है। लेकिन जैसे ही 12 साल के बाद 13 साल से किशोरावस्था की शुरुआत हो जाती है, हम देखते हैं कुछ ही समय में, साल 2 साल 3 साल में बालक में बहुत परिवर्तन आ जाता है। लंबाई, चौड़ाई, भार और अन्य सारी विशेषताएं बालक में स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि बालक में जो किशोरावस्था होती है उसको हम तीव्र शारीरिक विकास की आयु कहते हैं। दूसरा, मानसिक विकास में तीव्रता होती है। सही बात है। एक बात और जानने की है, जो मानसिक विकास है, जो 90% क्षमता होती है वो शैशवावस्था में ही विकसित हो जाती है। बस बाद की जो 10% होती हैं वो विकास की गति, तीव्र गति से 10% हिस्सा भी वो किशोरावस्था में अंत तक जाकर पूर्ण हो जाता है। यानी 16, 17, 18 साल की आयु तक मानसिक विकास भी पूर्ण हो जाता है। तो ये जो मानसिक विकास की जो गति होती है किशोरावस्था में वो बहुत तीव्र होती है, यानी रैपिड मेंटल डेवलपमेंट होता है। और उसमें मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी क्षमताएं होती हैं, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो स्मरण हो, चाहे वो कल्पना हो, चाहे वो चिंतन हो, चाहे वो तर्क हो, ये सभी क्षमताएं और किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग।
तो आपको याद रखना है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का संबंध हमेशा किशोरावस्था से ही होता है और बुद्धि का अधिकतम विकास भी किशोरावस्था में ही होता है। अगर कोई प्रश्न पूछे बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है, तो आपको एक ही आंसर देना है, किशोरावस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है, आपको एक ही आंसर देना है, किशोरावस्था। ठीक है, फिर अगला है किशोरावस्था में स्थायित्व और समायोजन में अभाव होता है, मतलब लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। हाँ, किशोरावस्था को एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है और उसके जो विचार होते हैं, उसके जो भाव होते हैं, उसकी जो फीलिंग होती हैं, ये सारी चीज़ें अस्थिर होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं, जिस कारण से बहुत सी दिक्कत होती है। तो आपको एक याद रखना है, किशोरावस्था की जो विशेषता है वो है स्थायित्व व समायोजन का भाव। किशोरावस्था आसानी से अपने परिवार में, अपने विद्यालय में, समाज में उसको अपना समायोजन स्थापित करने में बहुत बार परेशानी महसूस होती है और उसकी जो भी दशाएं होती हैं वो प्रायः स्थिर नहीं होती हैं। इस कारण से इस अवस्था को हम स्थायित्व व समायोजन की अवस्था कहते हैं। फिर इसके बाद किशोरावस्था में यौन अंगों का विकास होने लगता है, सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं और बालक सेक्स मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ने लगता है और उसके हमें लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें एक क्रम होता है कि शुरू में आत्म प्रेम होता है, जिसको फ्राइड ने नार्सिज्म के नाम से बोला है। मतलब बालक या बालिकाओं दोनों को अपने आप को सुंदर बनाने और अपनी साफ सफाई, सुंदरता, सजावट, इस पर शुरू में ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। बाल्यावस्था में इस पर ध्यान नहीं रहता है, लेकिन किशोर अवस्था में आते ही बालक में सबसे पहले आत्म प्रेम, बालक और बालिकाओं में आत्म प्रेम की भावना विकसित होने लगती है। इसको हम लोग नार्सिज्म के नाम से बोलते हैं या ऑटोरिज्म के नाम से बोलते हैं। नार्सिज्म बोला है, नार्सिज्म याद रखो, नार्सिज्म फ्राइड के शब्दों में, फ्राइड ने बोला था। फिर दूसरा होता है समलिंगी प्रेम, यानी बालक अपने ग्रुप में रहना पसंद करता है दूसरी अवस्था में, लड़कियां लड़कियों के बीच में, लड़के लड़कों के बीच में। तो वो लड़कों में आपसी फीलिंग वो अपना आपस में शेयर करते हैं, लड़के लड़कों में, लड़कियां लड़कियों में। तो इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, यानी आपस में रहना पसंद करते हैं। ये सेकंड स्टेज में होता है। और थर्ड स्टेज में यानी किशोरावस्था के अंत में हेट्रो सेक्सुअलिटी का डेवलपमेंट होता है, यानी जो विषम लिंगी प्रेम है वो किशोरावस्था के अंत में आकर के उसमें विकास होता है। तो ये तीन क्रम है, आत्म प्रेम, समलिंगी प्रेम और फिर इसके बाद विषम लिंगी। तो आप याद रखोगे। फिर इसके बाद किशोरों में जो की रुचियां होती हैं उनमें स्थिरता नहीं होती है। रुचियां बहुत हद तक क्या होती हैं, बाल्यावस्था में तो नहीं होती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन किशोरावस्था के अंत तक आते आते धीरे धीरे करके बालकों में स्पष्ट रुचियां विकसित हो जाती हैं और रुचियों में स्थिरता आ जाती है। यानी शुरू में बालक क्या बोलते हैं, उसकी जो रुचि होती हैं वो दोनों में कॉमन होती है, बालक और बालिकाओं में। नाटक देखना, संगीत सुनना, पत्र पत्रिकाएँ पढ़ना, कुछ कॉमन होती हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे करके बालकों की रुचि व्यायाम में, खेल कूद में और अपने शरीर में, शरीर की सुंदरता और शरीर को आकर्षक दिखाने के लिए जिम में जाने लगता है। और लड़कियां क्या हो जाती हैं, वो संगीत में, कविताओं में और कुकिंग में, कढ़ाई में, ये जो चीज़ें होती हैं इनमें इंटरेस्ट लेने लगती हैं। तो ये लड़कियों की रुचि अलग हो जाती है, लड़कों की रुचि अलग हो जाती है और ये बहुत हद तक किशोरावस्था के अंत में जाकर स्थिर हो जाती हैं। और ये व्यक्तिगत भेद पर निर्भर करता है कोई। ठीक है, फिर इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो अगली विशेषता है संवेगात्मक अस्थिरता, यानी किशोरावस्था में बालक इमोशनली इनस्टेबल होता है।
ठीक है। मतलब ये समझ लो किशोरावस्था में छड़े रुष्टा और छड़े तुष्टा की स्थिति होती है, यानी कभी वो बिल्कुल प्रसन्न होगा, कभी वो बिल्कुल गुस्से में होगा, कभी वो बिल्कुल उत्साही होगा, कभी वो बिल्कुल निरुत्साही होगा। एक ही बालक एक समय में क्या होगा, विपरीत दशाओं में होता है। तो ये उसकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है और उसके भावों पर निर्भर करता है, यानी भाव प्रधान जो जीवन होता है वो किशोरावस्था में ही होता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, इमोशनल जो इनस्टेबिलिटी होती है वो किस एज में होती है, किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था में एक आत्मसम्मान या आत्मनिर्भरता की भावना भी होती है, यानी यहाँ किशोर हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पसंद करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं बना रहे उनका, और वो सेल्फ डिपेंड भी होना चाहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है किशोरावस्था में एक ये विशेषता भी है। इसके अलावा किशोरावस्था में स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना भी होती है, यानी दो फीलिंग रहती है, फीलिंग ऑफ क्या होता है, फ्रीडम एंड रिवोल्ट। सही बात है, स्वतंत्र रूप से अपनी समझ, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से वो कोई काम करना चाहते हैं। अगर उस काम को करने में कोई रुकावट या विरोध उनको महसूस होता है तो वो खुल के बहुत बार विद्रोह भी प्रदर्शित करते हैं। इसलिए किशोरावस्था को हम स्वतंत्रता व विद्रोह की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। किशोरावस्था में कल्पनाशीलता की का गुण विकसित होता है। कल्पनाशीलता मतलब इमेजिनेशन पावर बहुत विकसित हो जाता है, और इसके कारण वो डे ड्रीमिंग या दिवा स्वप्न देखने लगते हैं, यानी मानसिक शक्तियाँ बहुत विकसित हो जाती हैं और बालकों की या बालिकाओं की जो इच्छाएं वो वास्तविक जगत में पूरा नहीं कर पाते हैं या असमर्थ होते हैं, प्रयास करने के बाद भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो डे ड्रीमिंग का सहारा लेते हैं, यानी वो कल्पना जगत में विचरण करते हैं स्वप्नों के माध्यम से, और खुली आंखों से सपने देखते हैं, मतलब सोते नहीं हैं लेकिन ध्यान में रहते हैं और अपने अपने हसीन सपनों को देखते रहते हैं, यानी इसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग। तो डे ड्रीमिंग की एज किसको बोलते हैं, किशोरावस्था को। ठीक है। एक चीज़ और है कि किशोरावस्था को में किशोर समूह को महत्व देते हैं, यानी बालक जो बाल्यावस्था होती है उसमें भी समूह को महत्व देते हैं और किशोरों में भी देते हैं। और लेकिन किशोरों में एक चीज़ और होती है, समूह के साथ साथ वो समूह के सभी सदस्यों के साथ एक जैसा संबंध किशोर का नहीं होता है, कि नहीं एक दो या कुछ निश्चित लोगों की तक ही उनका घनिष्ठ संबंध होता है, बाकी सबसे सामान्य संबंध होता है। तो ठीक है, जो घनिष्ठ मित्रता की आयु जो होती है वो भी किशोरावस्था होती है। किशोरों में भी वो समूह में भी वो किसी एक या दो व्यक्तियों से उनके घनिष्ठ मित्रता हो जाती है, और जो घनिष्ठ मित्रता होती है यहाँ से स्थायी मित्रता बननी शुरू हो जाती है, यानी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन यहाँ से बनते हैं। ठीक है। तो समूह में भी घनिष्ठ मित्रता की आयु होती है किशोरावस्था में। इसके अलावा किशोरों में समाज सेवा की भावना होती है, फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस। किशोर भी संवेदनशील होते हैं और किशोर आदर्शवादी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी होती है। तो बहुत बार जो वयस्क लोग होते हैं, जो प्रौढ़ लोग होते हैं, उनके आसपास के जो बड़े लोग होते हैं वो किशोर को इमैच्योर समझते हैं और उनकी जो भावनाएं हैं उनको अनरियलिस्टिक समझते हैं। तो दोनों के यानी प्रौढ़ में, वयस्क में और किशोर में वैचारिक धरातल पर अंतर होता है, लेकिन समाज को बेहतर किशोर भी बनाना चाहते हैं बस, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी होती है। तो किशोर आदर्शवादी ज़्यादा होते हैं और पर्याप्त अनुभव की कमी होती है, तो वो अपने ढंग से किशोर भी समाज सेवा करना चाहते हैं। किशोरों में भी संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद किशोरों में वीर पूजा की भावना होती है, यानी हीरो वर्शिप। ये याद रखना है, हीरो वर्शिप गुण कौन सी अवस्था में पाया जाता है, हीरो वर्शिप या वीर पूजा का गुण किशोरावस्था में पाया जाता है। ठीक है। मतलब जिसको वो अपना हीरो मान लेते हैं, चाहे वो कोई अभिनेता हो, चाहे वो कोई नेता हो या कोई धार्मिक व्यक्ति हो, तो किशोर फिर उसके पद चिन्हों पर चलने लगता है, उनके जैसी चीज़ों को अपने जीवन में जोशपूर्ण ढंग से उतारने लगता है। तो इसको बोलते हैं
और उनके बताए रास्तों पर वो बहुत उत्साह के साथ तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो इसलिए हीरो वर्शिप आयु बोलते हैं किशोरावस्था को। ठीक है। धार्मिक और नैतिक विकास होता है, सही है, धार्मिक और नैतिक विकास होता है और ईश्वर और धर्म के प्रति आस्था भी किशोरों में आने लगती है, सही बात है। तो लेकिन ये व्यक्तिगत होता है, ये माहौल पर डिपेंड करता है, हर एक में हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः किशोर भी अपने ढंग से धर्म को देखने लगते हैं और धर्म कुछ धार्मिक से नज़र आने लगते हैं। ठीक है। और ईश्वर और धर्म में यकीन करने लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, किशोरावस्था में ही मोस्टली जीवन दर्शन का निर्माण हो जाता है। यानी कोई अपने जीवन में किशोरावस्था के बाद किस क्षेत्र में जाएगा, क्या बनेगा, इसका बहुत हद तक फैसला डिसीजन कैसा व्यक्ति बनेगा, ये बहुत हद तक किशोरावस्था में निर्धारित हो जाता है। यानी इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। यानी किशोरावस्था में जीवन दर्शन का निर्माण हो जाता है। फिर किशोरावस्था में जीविका की चिंता होती है। बालक बेचारे किशोर अवस्था में चिंता करते हैं कि वो किस क्षेत्र में जाएंगे और सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो उनको अपने जीविका की यानी कैरियर चुनने की चिंता होती है। तो इस समय उनको कैरियर की चुनने की दृष्टि से और उसमें सफल होने की दृष्टि से उचित निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता होती है। इसके अलावा किशोरों में अपराध प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है, इसी आयु में होता है। नशे की लत की भी आदत इसी आयु में पड़ती है। तो इस आयु में किशोरों के साथ बहुत मित्रतापूर्ण गार्जियन का व्यवहार होना चाहिए, बहुत संवेदनशील व्यवहार होना चाहिए, प्रेम और सौहार्द का होना चाहिए और उनकी पर्याप्त निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो अपराधी बनते हैं उनके अपराध की नींव इसी काल में पड़ती है, यानी जिसको बोलते हैं किशोरावस्था। तो इसीलिए एक बहुत कठिन काल है और इसमें बहुत निगरानी की और समयबद्ध मार्गदर्शन की और समय पर मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। यानी मार्गदर्शन पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। इसके अलावा हम बता चुके हैं किशोरावस्था में जो मित्रता होती है वो स्थायी होती है। समूह का सदस्य होता है और समूह के आगे वो किसी की नहीं सुनता है। समूह में जो चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, किशोर समूह की बातों का ही अनुसरण करता है। इवन समूह की बातों के आगे बहुत बार वो अपने परिवार में जो बड़े सदस्य होते हैं, माता पिता या जो भी, उनकी बातों को भी बहुत बार अनसुना कर देता है। तो उसको अपने समूह की बातें समझ में आती हैं। तो ठीक है, उसके अपने सिद्धांत होते हैं, उसके अपने आदर्श होते हैं। बस वो आदर्श जो हैं वो उनमें पीछे अनुभव की कमी होती है, तो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होते हैं, यथार्थवादी नहीं होते हैं, बल्कि आदर्शवादी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा किशोरों में बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। यानी किशोर अब बहिर्मुखी हो जाते हैं, दूसरों में रुचि लेने लगते हैं। यानी उसमें भी अब देश समाज में जो भी सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं, जो भी अच्छा बुरा उनको दिखाई देता है, वो उसके बारे में अपनी राय खुल के व्यक्त करने लगते हैं और वो भी अपने तरीके से प्रयास करने लगते हैं कि एक बेहतर समाज का निर्माण करने में वो अपना योगदान दे सकें। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, ये हम लोगों ने जानी जो किशोरावस्था से संबंधित हैं। इनके जो बिंदु हैं हमने बताए हैं: हीरो वर्शिप, समूह को महत्व, घनिष्ठ मित्रता की आयु, जीवन दर्शन का निर्माण, जीविका की चिंता, स्थायी मित्रता, अपराध प्रवृत्ति का विकास। आपको इन सबको क्या करना है, रट लेना है। इन सब का संबंध किशोरावस्था से है। कल्पनाशीलता यानी डे ड्रीमिंग, ये किशोरावस्था में होती है। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, ये भी किशोरावस्था में होती है। आत्म सम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना किशोरावस्था में। इमोशनली इंस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। यानी क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा की प्रवृत्ति कहाँ होती है, किशोरावस्था में होती है। रुचियाँ बहुत हद तक स्थिर हो जाती हैं और सेक्स आर्गन पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। इस अवस्था के अंत तक बालिकाएँ पूरी तरीके से
सेक्सुअली मैच्योर हो जाती हैं और स्थायित्व और समायोजन का अभाव होता है। सही बात है, अनस्टेबल होते हैं और मानसिक और शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो किशोरावस्था से संबंधित हैं। इनको अगर आप याद रखेंगे तो इससे संबंधित प्रश्न कर पाएंगे। अच्छा, एक और कथन है जो आपको याद रखना है कि रास ने दिया था। रास ने बोला था किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा जाता है, यानी रिकैपुलेशन पुनरावर्तन। मतलब शैशवावस्था में जो भी चीज़ें होती हैं एक बार किशोरावस्था में फिर से रिपीट होती हैं। और रास के अनुसार शिशु के समान जो किशोर है वो भी उसको किशोरावस्था में फिर से शुरू से समायोजन करना पड़ता है। यानी जैसे एक बार शिशु को शैशवावस्था में समायोजन अपने वातावरण से, आसपास के लोगों से करना पड़ता है, रास के अनुसार किशोरावस्था में वही काम फिर से करना पड़ता है। इसलिए इसको शैशवावस्था का पुनरावर्तन के नाम से या रिकैपिटुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण परिभाषा है और किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन भी कहा जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, आप इसको ध्यान रखें। इसके अलावा जोन्स ने क्या बोला है? जोन्स ने बोला है कि किशोरावस्था में शैशव काल में यौनिक इतिहास का पुनरावर्तन होता है, यानी सेक्सुअली भी मतलब रिकैपिटुलेशन होता है इन्फेंसी स्टेज का एडोलसेंट पीरियड में, यानी शैशवावस्था का किशोरावस्था में। ये याद रखना है। अर्थात शैशव काल का जो दबा हुआ दमित यौन आवेग है, रिप्रेस्ड सेक्स इम्पल्स, वो बाल्यावस्था में सुप्त रहता है और वो किशोरावस्था में आकर पुनः जागृत हो जाता है। इस कारण से किशोरों के व्यवहार में हमें पर्याप्त बेचैनी या कभी कभी वो हाथ या नाखून को चबाने लगते हैं, हाथ में जो नाखून है चबाते हैं, यानी तरह तरह के बेचैनी वाले व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो वो उनके ये जो दमित सेक्स इतिहास है, यौनिक इतिहास है, उसका जागृत हो जाने को भी दर्शाते हैं। यानी जो भी उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके बॉडी में उनसे परिवर्तन आ जाता है और उनमें भाव प्रधान जीवन आ जाता है और ये सारी चीज़ें हैं। तो इस कारण से यौनिक दृष्टि से भी हम किशोरावस्था को शैशवावस्था का क्या बोलते हैं, पुनरावर्तन बोलते हैं। और एक बात और भी हमने बोला था कि रास ने भी बोला है और किसने बोला है, जोन्स ने भी बोला है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पुनरावर्तन इन्फेंसी स्टेज का पुनरावर्तन किशोरावस्था में होता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हमने 2 वीडियो में बताया है, बहुत कुछ चीज़ें अभी और भी बताने की हैं, तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में अलग से बताना पड़ेगा कि किशोरों में या बाल्यावस्था में या शिशुओं में शारीरिक विकास कैसे होता है, क्या विशेषताएं हैं, या बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास कैसे होता है। तो इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, सब कुछ एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को किशोरावस्था की विशेषताओं से संबंधित जो बातें हमने बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अन्य छात्रों के साथ भी शेयर करें और साथ ही कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आप मुझसे और क्या क्या चाहते हैं। और मुझे लगे कि मैं दीवार को नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपने छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, तो कृपया मेरा इसमें सहयोग भी करें ताकि मैं अगले वीडियो को और उत्साहपूर्ण ढंग से आपके सामने ला सकूं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ाई करिए और अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हासिल करिए। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।